बच्चों आज हम बात करेंगे मेटलर्जी के ऊपर। मेटलर्जी वो प्रोसेस है जिसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम सम मिनरल्स। मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है कुछ मिनरल से। सभी मिनरल में से मेटल नहीं निकाल सकते, सम मिनरल्स। अच्छा, मिनरल क्या होता है? मिनरल बच्चों कंपाउंड होता है विच कंटेन्स मेटल, विच कंटेन्स मेटल। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर मेटल हो उसको मिनरल बोलते हैं। पर साथ में कुछ इंप्योरिटीज भी होती हैं, जैसे सैंड हो गया, जैसे स्टोन्स हो गए, जैसे रॉक्स हो गए। इस तरह की इंप्योरिटीज भी मिनरल में प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं आयरन का। जैसे आयरन कई कंपाउंड में हमको अर्थ में मिलता है। मिनरल्स कहां पे मिलते हैं? मिनरल मिलते हैं हमको अर्थ में, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट में। तो आयरन जैसे अपनी ऑक्साइड में, अपने सल्फाइड में, अपने नाइट्रेट में, कार्बोनेट में अलग अलग मिनरल में एग्जिस्ट करता है, अलग अलग कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है। साथ में कुछ इंप्योरिटीज भी होती हैं। उसमें से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। पर हर कंपाउंड में से मेटल को निकालना पॉसिबल नहीं है। एक्सट्रैक्ट मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम सम मिनरल्स। क्यों सम मिनरल्स? देखो, ऐसा होता है कुछ मिनरल में से मेटल निकालना आसान होता है, इजी होता है, सस्ता होता है। हो सकता हो इंप्योरिटी कम हो उसमें, हो सकता हो उसके लिए जो पूरा प्रोसेस है वो सस्ता पड़े या आसानी से किया जा सके। तो वो मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। दो बातें, एक तो चीपली यानी सस्ता, और दूसरी चीज इजीली, आसानी से या कन्वीनियंस से निकाल सके। उन्हीं मिनरल्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इन मिनरल्स का एक स्पेशल नेम है और नेम है ओर। ओर क्या होती हैं? ओर मिनरल्स ही होते हैं, बट ओर वो मिनरल्स होते हैं फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड चीपली एंड इजीली। सो मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम मिनरल्स, या उन सम मिनरल्स को हम क्या बोल सकते हैं? ओर्स। ठीक, तो सभी मिनरल्स में से या सभी कंपाउंड में से मेटल को निकालना आसान नहीं है। जिसमें से निकालना आसान होता है उसको बोलते हैं ओर, और इस प्रोसेस का नाम है मेटलर्जी। चलिए शुरू करते हैं मेटलर्जी को। मेटलर्जी का जो बच्चों प्रोसेस होता है उसमें 5 मेन स्टेप होते हैं। मेटल के एक्सट्रैक्शन में 5 मेन स्टेप होते हैं। स्टेप्स की बात करते हैं, कितने स्टेप्स होंगे हमारे पास? टोटल 5 स्टेप्स होंगे। स्टेप नंबर 1 क्रशिंग। जो हमारी ओर है, क्रशिंग ऑफ ओर, जो हमारी ओर है उसे लेके पीस देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देंगे, है ना, ताकि उसमें से मेटल निकाल सकें। बड़े बड़े हमने पत्थर खोदे ओर के, उसको छोटा छोटा किया। सेकेंड स्टेप होता है कंसंट्रेशन। पहले कंसंट्रेशन, पहले हमने ओर को छोटे छोटे पार्ट में किया, फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया। कंसंट्रेशन मतलब जैसे चावल की बोरी आई, उसमें बहुत ढेर सारी धूल है तो झाड़ दिया। जैसे चावल की बोरी में मॉइस्चर है तो सुखा दिया। मतलब कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेट करना, एकदम इनिशियल स्टेप पे। कंसंट्रेशन कहां पे होता है? एकदम इनिशियल स्टेप पे किसी चीज को प्यूरिफाई करना, ठीक है। तो इनिशियल स्टेप पे जो प्यूरिफिकेशन होता है उसके अलग अलग मेथड होते हैं, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। शुरुआत में ही किसी चीज को प्योर करने का तरीका कंसंट्रेशन। थर्ड, पहले पीस लिया, फिर कंसंट्रेट कर लिया। अब बच्चों किसी भी मेटल को निकालने के लिए हम पहले ओर को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में। तो अगला स्टेप है कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड। जो भी ओर मिली थी
उसे किस में कन्वर्ट कर लो, मेटल की ऑक्साइड में से, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल निकालना आसान है। तो पहले पीसा, छोटे पार्ट किए, फिर कंसेंट्रेशन साफ किया जितना हो सकता था, फिर उस ओर को किस में चेंज किया, मेटल ऑक्साइड में। चौथा स्टेप है, हमें क्या चाहिए, मेटल ऑक्साइड चाहिए कि मेटल चाहिए, मेटल। तो चौथा स्टेप है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ये जो मेटल ऑक्साइड बना है इसका रिडक्शन कर दे। बच्चों रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। किसी चीज को रिड्यूस करेंगे मतलब उसमें से ऑक्सीजन निकाल देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मेटल और ऑक्सीजन। मेटल मिल गया, हो गई मेटलर्जी, हो गई। पहले ग्राइंड किया छोटे पार्ट, फिर कंसंट्रेशन किया, थोड़ा बहुत साफ किया, फिर क्या किया, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया है, पर हमें चाहिए मेटल, तो अगले स्टेप पे रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल मिल गया। अब ये मेटल इतना प्योर नहीं है, अभी भी थोड़ा बहुत इम्प्योर है। आपने शुरुआत में सफाई की है, पर लास्ट में मेटल निकाल के उसको चमकाना है, एकदम प्योर करना है, 99.9% प्योर करना है। तो लास्ट स्टेप है रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन बोल दो। एकदम मस्त, एकदम चमका देना है, एकदम बढ़िया, सारी इंप्योरिटी चली जाए, उसको बोलते हैं रिफाइनिंग। तो ये 5 मेन स्टेप हैं जो मेटलर्जी में होती हैं। रीड करिए जरा। पहले क्रशिंग, छोटे छोटे पार्ट, कंसंट्रेशन, ओर को साफ किया, फिर ओर को चेंज किया किसमें, मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड तो चाहिए नहीं, चाहिए क्या, मेटल। तो मेटल ऑक्साइड का क्या किया, रिडक्शन मेटल में। फिर मेटल जो मिला वो इतना प्योर नहीं है, तो लास्ट स्टेप है रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन। तो ये 5 स्टेप हैं, लर्न कर लें इसको। सबसे पहले क्रशिंग, फिर कंसंट्रेशन के बाद ऑक्साइड में चेंज किया, फिर ऑक्साइड को रिड्यूस किया, और लास्ट में रिफाइनिंग की। ये 5 स्टेप में किसी भी मेटल की मेटलर्जी हो सकती है, मतलब उसका एक्सट्रैक्शन हो सकता है। तो अब एक एक करके सारी स्टेप को पढ़ें। स्टेप नंबर 1 क्रशिंग, या क्रशिंग को हम बोल सकते हैं ग्राइंडिंग। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, हम बड़े बड़े रोलर लेंगे और रोलर के नीचे ओर को पीस देंगे, छोटा छोटा कर देंगे। तो क्रशिंग और ग्राइंडिंग में सिर्फ और सिर्फ ओर को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है। इसके लिए बड़ी बड़ी रोलर्स, बड़ी बड़ी मशीनरी लगाई जाती हैं। इसके अंदर बहुत कुछ खास पढ़ने को नहीं है। तो स्टेप नंबर 1 हो गया। अब आया स्टेप नंबर 2 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर यानी ओर की सफाई करनी इनिशियल स्टेप पे। इसको ड्रेसिंग ऑफ ओर भी बोलते हैं, ठीक है, एकदम इनिशियल प्यूरिफिकेशन। तो कंसंट्रेशन करने के बहुत से मेथड हैं। जैसे पहला मेथड हम ले लेते हैं ग्रेविटी सेपरेशन, कि ग्रेविटी की मदद से इंप्योरिटी को अलग कर दें, किसमें से, ओर में से। ओर क्या होती है, जिसमें मेटल है। ग्रेविटी सेपरेशन, या इसी को बच्चों हाइड्रोलिक सेपरेशन भी कहते हैं। या तो ग्रेविटी सेपरेशन नाम दे दे, या क्या नाम दे दे, हाइड्रोलिक सेपरेशन। करते क्या है, हम एक इंक्लाइन प्लेन लेते हैं, इस तरह का इंक्लाइन प्लेन लेते हैं, जिसमें बीच बीच में कुछ ग्रूव्स होती हैं, गड्ढा होता है। अब ग्रेविटी सेपरेशन में या तो ओर और या तो इंप्योरिटी, दोनों में से एक को हल्का होना चाहिए और एक को भारी। मतलब ओर एंड इंप्योरिटी शुड हैव डिफरेंट डेंसिटी, एक भारी हो एक हल्का हो। हमने यहां पे ओर और इंप्योरिटीज रखी और यहां से पानी फ्लो करा दिया, यहां से वाटर फ्लो कर दिया। हाइड्रोलिक मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिक मतलब वाटर। यहां से पानी डाल दिया तेजी से, पाइप लगा के पानी खूब ढेर सारा, और यहां पे ओर और इंप्योरिटी। मान लेते हैं कि ओर भारी है, तो जो चीज भारी है वो नहीं बहेगी, और बीच बीच में फंस जाएगा, तो ओर पार्टिकल्स ग्रूव्स में फंस जाते हैं, और इंप्योरिटी पानी के साथ बहती हुई नीचे कलेक्ट हो जाती है। यहां कौन कलेक्ट हो गई, इंप्योरिटी। हो सकता हो इसका उल्टा प्रोसेस हो जाए, इंप्योरिटी भारी हो तो इंप्योरिटी अंदर फंस जाएगी, और हल्की हो तो और बह के नीचे चली आएगी। मतलब प्रिंसिपल ये है कि ओर एंड इंप्योरिटी शुड हैव डिफरेंट डेंसिटी। इसको ग्रेविटी सेपरेशन भी बोल सकते हैं और हाइड्रोलिक सेपरेशन भी। पानी की तेज धार की वजह से इंप्योरिटी बहती हुई नीचे और फंस के अंदर। कंसंट्रेशन का फर्स्ट मेथड।
कंसंट्रेशन का सेकंड मेथड बच्चों है मैग्नेटिक सेपरेशन। अब जैसा कि नाम बता रहा है मैग्नेटिक, तो इसकी कंडीशन क्या है कि ओर और इंप्योरिटी दोनों में से कोई एक कैसी हो, मैग्नेटिक हो, और दूसरी नॉन मैग्नेटिक हो। करेंगे क्या हम, यहां से हमने मिक्सचर को गिराना स्टार्ट किया, ओर और इंप्योरिटी को यहां से डालना स्टार्ट किया। यहां पे एक बेल्ट लगा दी जो लगातार चल रही है। यहां पे ओर गिरेगी और आगे बढ़ेगी। आगे कैसे बढ़ेगी, यहां पे व्हील लगा दिए, इस व्हील को ऐसे घुमाया, इस व्हील को ऐसे घुमाया। जब ये ऐसे घूमेगा तो ये जो बेल्ट लगी है इसके ऊपर, ये बेल्ट आगे बढ़ने लगेगी और ओर और इंप्योरिटी जो मिक्सचर है वो इस पे आगे चलेगा। यहां पे एक प्लेट रख ली जिसमें कलेक्शन करना है। अब ये जो व्हील है ना बच्चों, ये जो व्हील दिख रहा है, दिस व्हील इज मैग्नेटिक। ये एक मैग्नेटिक व्हील है। अब हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ओर मैग्नेटिक है। जैसे मान लेते हैं आयरन की ओर है ना, तो आयरन कैसा होता है, मैग्नेटिक, और इंप्योरिटी कैसी है, नॉन मैग्नेटिक। तो ओर और इंप्योरिटी दोनों इस पे आए। ओर मैग्नेटिक है, इससे चिपकी रही, क्योंकि व्हील कैसी है, मैग्नेटिक, चिपकी रही। यहां पे मैग्नेटिक खत्म हुआ, बेल्ट पे रखी हुई है ओर। जैसे ही बेल्ट आगे बढ़ेगी ओर यहां पे गिरने लगेगी नीचे इस तरफ। यहां पे ओर कलेक्ट हो गई जो कि कैसी थी, मैग्नेटिक। अब इंप्योरिटी की बात करें, इंप्योरिटी नॉन मैग्नेटिक, तो यहां तक तो साथ आई पर व्हील से चिपकेगी नहीं। और तो व्हील से चिपक कर यहां तक आ गई, पर वो इंप्योरिटी नॉन मैग्नेटिक है, तो बिना स्टिक के यहां पे आई, फिर इधर गिर जाएगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इंप्योरिटी नॉन मैग्नेटिक है, चिपक के इधर तक नहीं आएगी, तो यहां पे क्या कलेक्ट हो गया इस तरफ, इंप्योरिटी, जो कि कैसी है, नॉन मैग्नेटिक। तो यहां पे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। जो चीज मैग्नेटिक होगी वो चिपक कर आगे आएगी, इस जगह कलेक्ट होगी। जो चीज नॉन मैग्नेटिक वो पहले गिर जाएगी। ये व्हील ना बहुत बड़ा सा होता है, तो एक चीज इधर गिरेगी और एक चीज चिपक के बहुत दूर गिरेगी। ये था मैग्नेटिक सेपरेशन। एक हो गया ग्रेविटी, एक हो गया मैग्नेटिक। तीसरा बच्चों जो स्टेप है या तीसरा जो तरीका है वो है फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन किस चीज के प्रोसेस है, सब प्रोसेस हैं कंसंट्रेशन की। फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है, फ्रोथ मतलब क्या होता है, फ्रोथ मतलब होता है झाग, ठीक। तो फ्रोथ फ्लोटेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि हम यहां पे एक टैंक लेंगे, इस टैंक में एक मिक्सचर डालेंगे। किस चीज का मिक्सचर डालेंगे, इसमें ऑयल और वाटर का मिक्सचर बना लेंगे। अब इसकी कंडीशन ये है कि ओर और इंप्योरिटी में से एक हाइड्रोफोबिक हो, एक हाइड्रोफिलिक हो। हाइड्रो मतलब वाटर, एक हाइड्रोफोबिक हो, फोबिक मतलब डरना। तो एक चीज पानी से डरे यानी पानी से प्यार ना करे, पानी से दूर भागे, और एक हाइड्रोफिलिक हो, फिलिक मतलब प्यार करना, फिलिक मतलब प्यार। तो एक पानी से प्यार करे, पानी से चिपक जाए। तो ओर और इंप्योरिटी में से, ओर और इंप्योरिटी में से कोई एक चीज लव करे ऑयल को, और कोई एक चीज लव करे किसको, वाटर को। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया कि ओर किसको प्यार करेगी, ऑयल को, और इंप्योरिटी किसको प्यार करेगी, वाटर को। तो ओर जाके चिपक जाएगी ऑयल से, यहां पे ऑयल भी है वाटर भी है, तो ओर के पार्टिकल किससे चिपक जाएंगे, ऑयल से। इंप्योरिटी के पार्टिकल किससे चिपक जाएंगे, वाटर से। चलो सब चिपके हैं, सब अंदर हैं। अब इनको सेपरेट भी करना है। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि लस्सी बनती है, ऐसे बनती है, ऐसे ऐसे करके हम लोग उसको ऐसे फेंट देते हैं। फेंटने से क्या होता है, झाग ऊपर आ जाता है, उसी झाग को हम बोलते हैं फ्रोथ, ठीक। जैसे मिल्क है, मिल्क को जब आप फेंटते हो तो ऊपर की तरफ ऑयल आता है, नीचे की तरफ वाटर। मिल्क जो होता है बच्चों, बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, मिल्क एक कोलाइड सोल्यूशन होता है जिसमें ऑयल होता है और वाटर होता है। जब आप ऐसे 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 करते हो तो ऑयल क्योंकि हल्का होता है पानी से, तो वो झाग बनकर ऊपर आ जाता है और पानी नीचे रह जाता है। ठीक उसी तरह से इसको अगर हम हिला दें, इसको हम एजिटेट कर दें, किससे एजिटेट करेंगे, इसको हम यहां पे एयर डाल देंगे और इसको हम एजिटेट मतलब कस के शेक कर देंगे एयर की मदद से। शेक करने से क्या होगा, ऑयल का पार्टिकल झाग बनके ऊपर आ जाएगा। तो ये ऑयल के पार्टिकल्स झाग बनकर ऊपर आ गए और इसी झाग को हम बोलते हैं फ्रोथ। अब फ्रोथ किससे बना है, ऑयल से, और ऑयल में कौन चिपक के ऊपर आ गया, ओर।
इंप्योरिटी किससे चिपकी है? वाटर। तो इंप्योरिटी ग्रेविटी की वजह से पानी से चिपक कर कहां पहुंच गई? नीचे। ये रही इंप्योरिटी। इंप्योरिटी किससे चिपक गई? वाटर से। तो इंप्योरिटी थी हाइड्रोफिलिक। फिलिक मतलब प्यार, पानी से प्यार करने वाली। और थी हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब डरना, पानी से डरने वाली। और किससे चिपकी? ऑयल से। इंप्योरिटी किससे चिपका? वाटर। फिर एयर से उसको एजिटेट किया, फ्रोथ बना। फ्रोथ से कौन सी चीज ऊपर आएगी? ऑयल। ऑयल हल्का होता है और ऑयल अपने साथ किसको चिपका के लाएगा? ओर को। इस तरह से ओर ऊपर आ जाएगी, इंप्योरिटी नीचे, दोनों सेपरेट। तो जनरली देखा गया है कि वो कौन सी ओर है जो ऑयल से चिपकती है? जनरली देखा गया है जो सल्फाइड ओर होती हैं, सल्फाइड ओर होती हैं वो ऑयल से चिपक जाती हैं। तो जब भी कोई सल्फाइड की ओर होगी, जैसे जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? फ्रोथ फ्लोटेशन। मैग्नेटिक ओर होगी तो मैग्नेटिक सेपरेशन। और कोई ऐसी चीज हुई जिसमें ओर भारी है और इंप्योरिटी बहुत हल्की है तो ग्रेविटी सेपरेशन। इसके बाद बच्चों कंसंट्रेशन का फोर्थ मेथड, जो कि समझ में भी नहीं आता पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए बात करते हैं। फोर्थ मेथड कहां पे लिखा जाए? यहां पे लिख लेते हैं छोटा सा। फोर्थ मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, इसका कोई डायग्राम भी किताब में नहीं है, या इसको लीचिंग भी बोलते हैं। मेथड नंबर 4 इज केमिकल मेथड और लीचिंग। पहला मेथड ग्रेविटी सेपरेशन, जो इंप्योरिटी है वो हल्की है, पानी की फ्लो से नीचे आ गई और फंस गई। दूसरा मैग्नेटिक, और मान लेते हैं मैग्नेटिक है तो व्हील से चिपक के आगे आ गई, जो नॉन मैग्नेटिक वो गिर गई। तीसरा फ्रोथ फ्लोटेशन, इसमें ऑयल है, वाटर है, और किससे चिपकेगी? ऑयल से। इंप्योरिटी किससे? वाटर से। फिर झाग बनाया, ऑयल ऊपर आया, ऑयल अपने साथ और जिसमें मेटल है उसको फंसा के ऊपर ले आया। चौथा मेथड है केमिकल मेथड या लीचिंग। लीचिंग ये क्या है बच्चों? यहां बच्चों ऐसा होगा कि हम केमिकल मेथड में क्या करते हैं? केमिकल मेथड में हम एक सॉल्वेंट डालते हैं, सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट में और सॉल्युबल होती है और इंप्योरिटी इनसॉल्युबल। यहां पे हमने एक सॉल्वेंट लिया, कोई एसिड ले लिया या कोई बेस, और इसके अंदर पूरा मिक्सचर डाल दिया और इंप्योरिटी का, और जाके इसके अंदर घुल गई। इंप्योरिटी इसके अंदर नहीं घुली तो इंप्योरिटी इनसॉल्युबल रह गई, तो इंप्योरिटी प्रेसिपिटेट बन के नीचे आ गई और उसके अंदर सॉल्युबल घुल गई पूरी तरह से। तो और घुल गई है, इंप्योरिटी नहीं घुली, ऐसा सॉल्वेंट लेना था। अब क्या करें? अब हम एक छन्नी ले लेंगे, फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर पे लेके इस मिक्सचर को डालेंगे तो और क्योंकि सॉल्युबल थी तो सॉल्यूशन के साथ फिल्टर पेपर को पास कर जाएगी, पर इंप्योरिटी इनसॉल्युबल थी, मतलब ऐसे 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 उसके प्रेसिपिटेट रहेंगे तो वो फिल्टर पेपर के ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे और सॉल्यूशन के साथ फिल्टर पेपर से नीचे पास कर जाएगी। ऐसे मेथड को बोलते हैं केमिकल मेथड या लीचिंग। इसमें क्या होता है? इसमें और या इंप्योरिटी दोनों में से कोई एक किसी केमिकल एजेंट में एक सॉल्युबल हो, एक इनसॉल्युबल हो, तो हम इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं। व्हेन वन ऑफ द ओर और इंप्योरिटी इज सॉल्युबल इन सम एजेंट एंड द अदर इज इनसॉल्युबल इन द सेम एजेंट। फिर उसको फिल्टर पेपर पे डाला, जो इनसॉल्युबल था रह गया, सॉल्युबल वाला नीचे चला गया। तो ये 4 इंपॉर्टेंट मेथड हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर के। ठीक है, बहुत बढ़िया। केमिकल मेथड किस में यूज होता है? एल्यूमिनियम में, जिसकी एक्सट्रैक्शन सिलेबस में है आपके। केमिकल मेथड या लीचिंग, केमिकल मेथड या लीचिंग किस में यूज होता है? एल्यूमिनियम में। तो बच्चों मेटलर्जी को आगे बढ़ाते हैं। पहला स्टेप था क्रशिंग, पीस लिया। दूसरा स्टेप था कंसंट्रेशन, ओर को साफ करना। साफ करने के मेथड ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन ऑयल वाटर वाला, केमिकल मेथड जिसमें एक सॉल्युबल एक इनसॉल्युबल। तो स्टेप नंबर 1 थी कंसंट्रेशन, स्टेप नंबर 1 थी क्रशिंग, स्टेप नंबर 2 कंसंट्रेशन, साफ करना। अब साफ भी हो गई, अब क्या करें? कंसंट्रेट करें, क्रश भी कर लिया, साफ भी कर लिया, अब क्या करें? अब तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड, यानी ओर को ऑक्साइड में चेंज करें। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑक्साइड से मेटल निकालना बहुत आसान है। कैसे आसान है? रिडक्शन कर देंगे अगले स्टेप में। तो अब अपना काम है ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का। यह करने के भी 2 तरीके हैं, एक है रोस्टिंग और दूसरा है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन
और रोस्टिंग दोनों किस चीज के मेथड हैं? ओर को मेटल ऑक्साइड में चेंज करने के मेथड हैं। तो रटना नहीं है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया, समझना है दोनों एक ही काम कर रहे हैं, ओर को चेंज कर रहे हैं किसमें? मेटल ऑक्साइड में। तो कैसे याद रहेगा कि कौन सा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कौन सा एब्सेंस, कैसे कैसे कुछ दिया है किताब में, समझते हैं बच्चों। मान लो मेरे पास एक कार्बोनेट ओर है, तो उस पे लगाएंगे कैल्सिनेशन। मान लो मेरे पास एक सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड पे लगाते हैं रोस्टिंग। याद भी रख सकते हैं, कैल्सिनेशन कार्बोनेट, का है ना। सो कैल्सिनेशन किस पे करते हैं? कार्बोनेट पे, और रोस्टिंग किस पे करते हैं? सल्फाइड पे। अगर सल्फाइड की ओर है तो क्या करो? रोस्टिंग। कार्बोनेट की ओर है तो क्या करो? कैल्सिनेशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास जिंक सल्फाइड है, मुझे इसे चेंज करना है किसमें? ऑक्साइड पे, तो इधर मुझे चाहिए जिंक ऑक्साइड। अब बताइए क्या इसको ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं है? रोस्टिंग, एस मतलब सल्फाइड, ठीक। सल्फाइड को किसमें कन्वर्ट करना है? मेटल ऑक्साइड में। तो क्या इसको ऑक्सीजन की जरूरत है? बिल्कुल। तो इसमें ऑक्सीजन लगाया और इसको हीट कर दिया। मतलब रोस्टिंग किसमें हीट होगा? रोस्टिंग का मतलब क्या हो गया? रोस्टिंग का मतलब हो गया हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैसे याद रखेंगे? याद रखेंगे सल्फाइड को रोस्टिंग करते हैं, किसमें कन्वर्ट करना है? मेटल ऑक्साइड में। तो सल्फाइड को किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की। कार्बोनेट पे आते हैं, जैसे हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाना है बच्चों? बनाना है ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। अब बताओ कार्बोनेट से ऑक्साइड बनाने के लिए क्या ऑक्सीजन की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करना है? हीट। तो कैल्सिनेशन सुनते ही समझ जाना है कि कार्बोनेट। कार्बोनेट से बनाना क्या है? कैल्सिनेशन हो या रोस्टिंग हो, दोनों का काम क्या है? मेटल ऑक्साइड में चेंज करना, दोनों का काम। कैल्सिनेशन मतलब कार्बोनेट ओर पे। अब कार्बोनेट में क्या ऑक्सीजन की जरूरत है? नहीं है, तो ये क्या हो गया? हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह से याद रख सकते हैं। रोस्टिंग, एस से सल्फाइड ओर, सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज करने के लिए ऑक्सीजन लगाएंगे। कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट को ऑक्साइड में चेंज करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अब याद रहेगा ये दोनों में एक सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है? दोनों यूज किए जा रहे हैं ओर को मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए। दोनों में एक सिमिलैरिटी और है। क्या? मान लो ओर कहीं रखी थी बाहर और उसने एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसको आप यहाँ पे हीट कर रहे हो, यहाँ पे भी हीट कर रहे हो, तो ओर में जो भी वाटर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, वो इवेपोरेट करके वाटर वेपर बन जाएगा। तो रोस्टिंग हो या कैल्सिनेशन हो, दोनों में ही वाटर जो मॉइस्चर के फॉर्म में था इट विल कन्वर्ट टू वाटर वेपर। ये भी दोनों में कॉमन चीज है। तो बच्चों रोस्टिंग भी हो गई, स्टेप 3 भी खत्म हो गया। स्टेप 1 से चलें फिर से। स्टेप 1 क्या था? क्रशिंग, पीसा। स्टेप 2 कंसंट्रेशन, साफ किया। साफ करने के 4 मेथड: ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, केमिकल मेथड, एक सॉल्युबल एक इनसॉल्युबल। तो सबसे पहले क्रशिंग, फिर सफाई की, कंसंट्रेशन, फिर जो भी चीज बनी उसको किसमें कन्वर्ट करो? ऑक्साइड। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के फिर से 2 तरीके: रोस्टिंग, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मतलब कार्बोनेट और रोस्टिंग मतलब सल्फाइड और। दोनों का काम है क्या? ऑक्साइड में चेंज करना। सल्फाइड को चेंज करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कार्बोनेट को चेंज करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टार्टिंग से सबसे पहले क्रशिंग, फिर कंसंट्रेशन, फिर क्या आया? कन्वर्जन टू ऑक्साइड। अब क्या करें? क्या हमें मेटल की ऑक्साइड चाहिए? नहीं, हमें तो मेटल चाहिए। तो स्टेप नंबर 4 आ गया, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। जो ऑक्साइड बनी है मेटल की, कहां बनी? स्टेप नंबर 3 में, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन से। उसको रिड्यूस करना। रिड्यूस मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकालनी है। जैसे मान लो
एग्जाम्पल ले लिया हमने कॉपर ऑक्साइड। अब बच्चों कॉपर ऑक्साइड से हमें ऑक्सीजन निकालना है, तो निकालने के लिए हमने लगा दिया कोक। अब कोक क्या करता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है। कार्बन की ऑक्सीजन के लिए टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या बन गया, कॉपर। या मान लो कॉपर ऑक्साइड को हमको रिड्यूस करना है, तो हमने यूज कर लिया कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी टेंडेंसी भी ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा, तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर। या हमने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन करा दिया हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन भी खींच लेगा ऑक्सीजन को, तो H2O प्लस कॉपर। तो बच्चों इनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। इनका काम क्या है, ऑक्साइड को रिड्यूस करना। कौन कौन है, कार्बन है, और कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कौन है, हाइड्रोजन है। तीनों क्या करेंगे, ओर में से ऑक्सीजन को खींच लेंगे और हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, क्या मिल गया हमको, मेटल। मेटलर्जी कंप्लीट होने वाली है, मेटल मिल गया हमको। जैसे इन्हीं की जगह हम कॉपर की जगह एग्जाम्पल ले लें लेड का। हमारे पास लेड ऑक्साइड थी, यहाँ पे भी लेड ऑक्साइड, यहाँ पे भी लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड में हमने या तो कोक लगा दिया, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या हाइड्रोजन। सब चेंज होके क्या बन गए हमारे, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड या वाटर। इसमें से ऑक्सीजन खींच लिया, बचेगा क्या यहाँ पे इस बार, लेड लेड लेड। ठीक है, तो बड़ा आसान हो गया ये। तो ये वाला प्रोसेस जो है ना बच्चों, हम लोग 3 मेटल पे यूज कर सकते हैं। बड़ी वेराइटी है यार। मेटलर्जी ऐसा कोई छोटा सा बात थोड़ी ना है। मेटलर्जी पूरे देश का फ्यूचर डिसाइड करेगा। एवरीथिंग यू सी अराउंड योरसेल्फ इज मेटल। किताब में यहीं से तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है सब बात करने का, कि छोटी बात नहीं है मेटलर्जी, पूरा एक वास्ट प्रोसेस है। तो हर एक मेटल के लिए ना डिफरेंट स्कीम है। मतलब मेटलर्जी ऑफ आयरन पे एक किताब लिखी जा सकती है, मेटलर्जी ऑफ कॉपर पे एक किताब पूरी लिखी होगी। भाई करोड़ों का कारोबार है, करोड़ों का बिजनेस है कॉपर का। तुम्हें क्या लगता है 10 की किताब से 4 लाइन पढ़ के कोई कॉपर को निकालता होगा? नहीं निकालता होगा। उसकी पूरी एक प्रोसेस होगा, कितने इंजीनियर्स लगे होंगे, है ना, कितने डिजाइनर्स लगे होंगे प्लांट बनाने में, कितने वर्कर्स लगे होंगे, कितना बिलियंस खर्चा होता है। तो हर मेटल के लिए डिफरेंट प्रोसेस है। तो ये वाले जो प्रोसेस हैं ये 3 मेटल पे काम कर जाते हैं। कौन से, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वाले। ये 3 पे बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे कॉपर पे, लेड पे और आयरन पे। इन तीनों की ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए वी यूज कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। बाकी सब में इसको यूज नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड कैन ओनली बी रिड्यूस्ड विथ कोक। तो जिंक ऑक्साइड के लिए सिर्फ और सिर्फ कोक यूज करते हैं। ये एग्जाम में आता भी है। तो जिंक ऑक्साइड का अगर रिएक्शन लिखें ZnO प्लस CO प्लस Zn, तो जिंक ऑक्साइड को अगर रिड्यूस करना है तो सिर्फ क्या लेंगे, कोक लेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। जिंक हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, आयरन हो गया। अब बच्चों बात करते हैं सिल्वर और मरकरी की। सिल्वर और मरकरी की, इनकी जो ऑक्साइड होती है ना, सिल्वर की है या मरकरी की, ये बहुत ही लेस स्टेबल होती हैं, बहुत लेस स्टेबल होती हैं। जैसे सिल्वर ऑक्साइड है AgO, ये इतनी लेस स्टेबल है कि इसको हीट कर दो तो इसमें से सिल्वर और ऑक्सीजन बाहर निकल आएगा। मतलब सिल्वर ऑक्साइड में कोक लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हीट कर दो। जैसे मरकरी की ऑक्साइड है HgO, इसको सिर्फ हीट कर दो, इसमें से मरकरी और ऑक्सीजन अपने आप निकलकर बाहर आ जाएगा। कुछ कार्बन आर्गन लगाने की जरूरत नहीं। तो हर मेटल का अपना अपना तरीका। कॉपर, लेड, आयरन में सब चल जाएंगे, एक अमोनिया भी चल जाता है। जिंक की ऑक्साइड में सिर्फ कोक चलेगी, और सिल्वर और मरकरी में किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ हीट कर दो। अब बात करते हैं बच्चों उन मेटल की जो यहां दिखाई नहीं पड़े। कौन नहीं दिखाई पड़े? बहुत से नहीं दिखाई पड़े। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब दिखाई नहीं पड़े, है ना। वेरी रिएक्टिव, सीरीज में बहुत ऊपर होते हैं। वेरी रिएक्टिव, है ना, बहुत रिएक्टिव है। इनकी जो ऑक्साइड होती है बच्चों, वो वेरी स्टेबल होती है, वेरी स्टेबल। सो दे कैन नॉट बी रिड्यूस्ड विथ कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और अमोनिया। किसी से रिड्यूस नहीं होंगे।
कॉपर, लेड, आयरन, कॉपर, लेड, आयरन सबसे रिड्यूस हो जाएंगे, कार्बन से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, हाइड्रोजन से, अमोनिया से। जिंक सिर्फ रिड्यूस होगा कार्बन से, सिर्फ और सिर्फ कोक से। जिंक की ऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ कोक से। मरकरी ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड को किसी की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ हीट कर दो, क्योंकि ये बहुत ही लेस स्टेबल। पर ये जो बच्चों मेटल हैं ये बहुत ही रिएक्टिव हैं, ये ऑक्सीजन से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। These oxide are very very stable. They cannot be reduced by carbon, carbon monoxide, hydrogen और ammonia. तो कैसे रिड्यूस करें इनको? इतनी स्ट्रॉन्ग चीज को तोड़ने के लिए क्या है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ने के लिए हमारे पास ये Al2O3 एल्यूमिनियम के ऑक्साइड तोड़ने के लिए हमारे पास केमिस्ट्री में क्या है, हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस। बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिक फील्ड से तोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक तरफ लगा देंगे पॉजिटिव प्लेट, एक तरफ लगा देंगे नेगेटिव प्लेट। जैसे ये ले लो पोटेशियम, तो पोटेशियम से K+ निकलेगा और O2-। भाई ऑक्साइड कैसे निकलता है, माइनस में, पोटेशियम किस में निकलेगा, प्लस में। इधर एक बड़ी पॉजिटिव प्लेट, इधर एक बड़ी नेगेटिव प्लेट, तो ऑक्साइड को एक अपनी तरफ खींच लेगा, K+ को एक अपनी तरफ खींच लेगा। सो दीज कैन बी रिड्यूस्ड, these can be reduced by इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए, और उतनी फोर्स कहां से मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से समझ लो, जहां पे एक पॉजिटिव प्लेट भी हो और नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड 12th का टॉपिक, ठीक है। तो इस तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो यहाँ पे एक बड़ी पॉजिटिव प्लेट, एक बड़ी नेगेटिव प्लेट, खूब स्ट्रॉन्ग। इसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट नहीं लगाते, जैसे मान लो हमने 20 वोल्ट लगा दिया, तो एल्यूमिनियम प्लस किधर आएगा, माइनस की तरफ, ऑक्साइड माइनस किधर जाएगा, प्लस की तरफ। तो ये तरीका था रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड का। याद कर लें सारी चीजें, इनको सबसे रिड्यूस कर सकते हैं, इनको कोक से, इन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, बस हीट कर दो, और इनके लिए क्या लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। ऊपर के जो रिएक्टिव हैं, लिकबा, सरकाना, मग अल तक, लिकबा, बेरियम, सरकाना यानी स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, सरकाना, मग अल, ये जितने हैं, लिकबा, सरकाना, मग अल, इतने जो हैं, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, ये सब सिर्फ किससे रिड्यूस हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो ये 4th स्टेप भी हो गया, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड का। तो जल्दी से एक बार फिर से डिस्कस करते हैं क्या क्या किया हमने, है ना। बहुत लर्निंग चैप्टर है, ध्यान से वीडियो रिपीट करें, लिखें, नोट्स के बिना तो काम नहीं होगा। इतनी चीजें कहां याद रहेगी, याद रहेगी क्या? मैं तुमको सच्चाई बताऊं, 10th में मुझे नहीं याद रहता था यार, ये किसको याद रहता है। मैं भी रटता था, नोट्स बनाता था, घिसता था बैठ के, है ना। फिर धीमे धीमे समझ में आने लगा ऑफकोर्स। तो पहला स्टेप है क्रशिंग, फिर कंसंट्रेशन, सफाई। कंसंट्रेशन करने का तरीका, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन और केमिकल मेथड कि एक सॉल्युबल एक इनसॉल्युबल। किसमें यूज करते हैं, एल्यूमिनियम। फ्रोथ किसमें यूज करते हैं, सल्फाइड। मैग्नेटिक किसमें, आयरन। ग्रेविटी किसमें, जिसमें डेंसिटी का डिफरेंस, एक फंस जाएगा एक बह जाएगा। तो ये हुआ सबसे पहले ग्राइंडिंग, क्रशिंग, कंसंट्रेशन, फिर कन्वर्जन टू ऑक्साइड। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के भी 2 तरीके, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। एस सल्फाइड हो, कैल्सिनेशन Ca कार्बोनेट हो। अब सल्फाइड को ऑक्साइड बनाना है तो ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, मतलब रोस्टिंग, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन, कार्बोनेट को ऑक्साइड बनाना है, कार्बोनेट को ऑक्साइड, तो उसके अंदर पहले ही ऑक्सीजन है, तो हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्रशिंग, कंसंट्रेशन, कन्वर्जन टू ऑक्साइड, और चौथा स्टेप, अब ऑक्साइड को रिड्यूस करो। जो ऑक्साइड बन गई है उसको रिड्यूस करो। रिड्यूस करने के अलग अलग तरीके, कॉपर, लेड, आयरन, कॉपर, लेड, आयरन, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, अमोनिया, सबसे रिड्यूस। फिर आया जिंक, सिर्फ और सिर्फ कोक से, ये एग्जाम में आता है सवाल। फिर इसके बाद सिल्वर और मरकरी, वीक ऑक्साइड, हीट कर दिया। फिर इसके बाद ऊपर की लिकबा, सरकाना, मग अल, लिकबा, सरकाना, मग अल, है ना। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सबको रिड्यूस करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि इनकी ऑक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग। इतना करने के बाद बच्चों हम पहुंचे लास्ट स्टेप पे, विच इज रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मतलब प्यूरिफाई करना, मतलब क्या, प्यूरिफाई करना, सफाई करना। लास्ट स्टेप पे एकदम चमका देंगे, 99.9% प्योर कर देंगे। अब प्यूरिफाई करने का तरीका क्या होता है, बहुत से तरीके हैं। जैसे पहला तरीका है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन
अब जैसे अलग अलग हमारे पास कोई एक मेटल आ गया, उसमें जो इंप्योरिटी है वो वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब वो उड़ जाएगी, तो हमने हीट कर दिया, इंप्योरिटी उड़ गई। दूसरा हो सकता हो हमारे पास जो मेटल हो वो मान लो मरकरी हो, तो मरकरी बहुत खुद ही वॉलेटाइल है। अब मरकरी में जो इंप्योरिटी है वो नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब जो इवेपोरेट। जैसे मान लो मरकरी का एक्सट्रैक्शन किया, तो लास्ट में प्यूरिफिकेशन के लिए डिस्टिलेशन, क्या कर लिया लास्ट में, डिस्टिलेशन, बॉईल कर दिया। तो बॉईल करने से क्या हुआ, मरकरी के वेपर बन के ऊपर आ गए, उसको हमने वेपर को कलेक्ट कर लिया, कंडेंस कर लिया। तो इस तरह के प्रोसेस से हम प्यूरिफाई करते हैं। पर इसमें जो तुम्हारे सिलेबस में है वो है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिफाइन करना। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस आएगा है ना, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें, पहले एक टैंक लेते हैं। इस टैंक में डेफिनेटली वही एक एनोड और एक कैथोड ले लेते हैं। ये हो गया मान लो कैथोड और ये हो गया हमारा एनोड, ठीक है। एनोड जो बनता है बच्चों वो इम्प्योर मेटल का बनता है। किसका बनता है, इम्प्योर मेटल। तो सर ये इम्प्योर मेटल कहां से आया, स्टेप नंबर 4 से। जो स्टेप 4 से मेटल आया है वो प्योर थोड़ी ना है, वो तो अभी अभी बना है यार, इसको यूज करना है। क्या पता इसको हमें स्पेसशिप में लगाना हो, वहां थोड़ी सी भी इंप्योरिटी हुई स्पेस में जाके क्या प्रॉब्लम हो जाए। हो सकता है उसे किसी छोटे से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में लगाना हो, तुम्हारे मोबाइल फोन में लगाना हो, थोड़ी सी भी इंप्योरिटी है सारा सिस्टम फेल। तो वो इम्प्योर है, 95% प्योर है, 90% प्योर है, 99.99% प्योर नहीं है। तो जो भी इम्प्योर मेटल ऑब्टेन हुआ है उसे क्या बना दो, एनोड। एनोड बच्चों कौन होता है, जो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। और कैथोड बनेगा प्योर मेटल। अब बोलोगे ये कहां से आया, तो ये हमारे पास रखा था, है ना, ऑलरेडी हम बना के रखे हुए थे अपने आप, ये हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो हमने यहाँ पे प्योर मेटल बना दिया कैथोड। कैथोड होता है जो नेगेटिव से लगा होता है। फिर एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, क्या ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। फिर हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट कनेक्ट कर लिया। अब ये इलेक्ट्रोलाइट इसी मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसी मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ सेम मेटल, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम मान लें कि हम कॉपर को यूज कर रहे हैं, ठीक, कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं। तो एनोड किसका हो जाएगा, एनोड हो जाएगा इम्प्योर कॉपर। ये कहां से आया, मेटलर्जी से। और कैथोड किसका हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा प्योर कॉपर का। और जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो किसका ले लेंगे, जैसे इलेक्ट्रोलाइट ले लिया कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। अब क्या होगा बच्चों, अब थोड़ी सी इलेक्ट्रोलिसिस आनी चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस का वीडियो है हमारे चैनल पे, इलेक्ट्रोलिसिस का वीडियो देख लें तब ये समझ में आ जाएगा, है ना। अदरवाइज बोलोगे क्या बता रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो अच्छा देखते हैं क्या क्या होगा। बच्चों एक चीज पकड़िए, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। और दूसरी चीज NCR, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, ठीक है। पाव और NCR, पाव और NCR, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। अच्छा, ये इम्प्योर कॉपर है। ये कॉपर कहां का, एनोड का। एनोड का जो कॉपर है ये बाहर निकल के आ जाएगा, बन जाएगा Cu2+ और लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। ये कॉपर यहां से सोल्यूशन में उतरेगा, किस फॉर्म में, Cu2+, और 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे छूट जाएंगे। क्यों छूट गए, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रोक लेगा और कॉपर कूद के बाहर आ जाएगा। तो कॉपर ने क्या किए, इलेक्ट्रॉन लूज किए। जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक। ये कॉपर यहां आ गया, ठीक, और जो भी इंप्योरिटी थी वो इसी में फंसी रह गई। इंप्योरिटी नहीं कूद के सोल्यूशन में आई, इंप्योरिटी इसी में फंसी रह गई, बंधी रह गई, और कॉपर कूद के सोल्यूशन में आया। फिर चलते हैं कैथोड पे, फिर चलते हैं कैथोड पे। अब ये जो कॉपर आया है, कैथोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये चले गए ए यहां, कहां, इसके पास। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये कॉपर इधर भागना चाहेगा, मतलब ये कॉपर जो कहां पे आ गया है, सॉल्यूशन में, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कहां से, कैथोड से, और चिपक जाएगा कैथोड में कॉपर बन के। तो यही कॉपर इसमें आके डिपॉजिट हो गया। फिर से समझें,
यहां से प्योर कॉपर, इसमें इम्प्योर कॉपर है पर इम्प्योरिटी इम्प्योर है, इम्प्योरिटी चिपकी रही, कॉपर कूद के बाहर आया, कॉपर यहां से कूद के सोल्यूशन में बाहर आया। कैसे? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहीं फंसे रह गए। अब देखिए ये किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से, तभी तो एनोड है। और ये किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव से, तभी तो कैथोड है। इलेक्ट्रॉन भागे पॉजिटिव की तरफ और इधर आके यहां रुक गए। अब कॉपर को इलेक्ट्रॉन ने अपनी तरफ बुलाया कैथोड पे, तो ये कॉपर गया, कैथोड ने इसे इलेक्ट्रॉन दिए और कॉपर यहां पे डिपॉजिट हो गया। इस तरह से करते करते यहां से कॉपर निकलता जाएगा, सोल्यूशन में आता जाएगा और सोल्यूशन से कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा। समय के साथ साथ एनोड की प्लेट पतली होती जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें से कॉपर निकलता जा रहा, और कैथोड की प्लेट मोटी होती जाएगी क्योंकि इसमें कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा। समय के साथ साथ ऐसा होगा कि यहां से कॉपर निकल के इसमें डिपॉजिट। अब इसमें बच्चों क्या है? इम्प्योरिटी। अब इसमें से कॉपर बाहर आया पर इसमें कोई इम्प्योरिटी बाहर नहीं आई। धीमे धीमे ये इम्प्योरिटी यहां पे कलेक्ट हो जाएगी, इस जगह पे इम्प्योरिटी